तो हमने बेसिक टर्म्स फर्स्ट क्लास में कुछ कुछ डिस्कस कर लिए थे, आज उसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेसिक टर्म्स में। तो मैं आज बता रहा हूँ बेटा आपको एक्सपेंसेस के बारे में। किसके बारे में? एक्सपेंसेस के बारे में कि एक्सपेंस क्या होता है। हेडिंग लिखेंगे एक्सपेंसेस, ठीक है। क्या लिखे? हेडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आगे से मैं इसको शॉर्ट में ई एक्स पी लिखूंगा बेटा, ई एक्स पी एस, एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ बेटा? बताओ। खर्चा, हिंदी में तो खर्चा बोलते हैं, तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? जैसे बेटा मैं ये कोचिंग क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो कोचिंग क्लास जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके लिए मैं आपसे फीस ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ? तो ये जो फीस मुझे रिसीव होगी ये मेरी इनकम है कि नहीं है? ये मेरी रिसिप्ट है कि नहीं? तो मैं क्या करूँगा, देखो क्या होती है, मान लो मैं टोटल 1000 रुपये क्या किया, मान लो आपसे फीस ले रहा हूँ। कितने रुपये फीस ले रहा हूँ? और इसके पीछे मेरे पर स्टूडेंट मान के चलते हैं 200 रुपये खर्चा हो जाता है, तो नेट मेरे पास कितना रुपये बचेगा? 800, ठीक है। 800 बचेगा बेटा। तो ये 800 मेरी क्या हो गई? इनकम हो गई। समझ में आया? तो इनकम जनरेट करने के लिए जो भी खर्चे लगते हैं, कॉस्ट लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो। द कॉस्ट इनकर्ड, द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग इनकम, कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग इनकम, इनकम, द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग इनकम। क्लियर हो गई चीज़ें यहाँ तक? तो जैसे मैं कोचिंग क्लास पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ मेरे स्टाफ होंगे, स्टाफ को सैलरी देनी होगी, यहाँ का बिजली बिल आएगा, यहाँ का रेंट आएगा, तो ये सारी चीज़ें मिलके मेरे क्या हो गए? खर्चे हो गए कि नहीं हो गए? तो जो भी मेरी रिसिप्ट हुई है, ये 1000 मेरी इनकम नहीं है, ये मेरी रिसिप्ट है, जो पैसा मुझे मिला उसमें से जब मैं खर्चा माइनस करूँगा तो जो बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनकम। समझ में आया? दो सेक्टर होते हैं, एक होता है सर्विस सेक्टर होता है बेटा, और एक अपना बिजनेस सेक्टर होता है। तो ये मेरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ टीचिंग, ये तो कोई बिजनेस नहीं है, इसमें मैं कोई गुड्स आपको बेच रहा हूँ क्या? नहीं बेच रहा हूँ, यहाँ मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ। तो सर्विस क्या होती है? हर आदमी की अलग अलग होती है, हेट्रोजोनियस होती है, अलग अलग। लेकिन गुड्स क्या होती है? होमोजेनियस होती है, एक जैसी होती है। तो गुड्स को मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ। मतलब सनसिल्क शैम्पू बिक रही तो हर जगह सनसिल्क ही बिक रही होगी, तो वो वही रेट में बिकेगी ना। लेकिन मैं पढ़ाने की फीस कुछ अलग होगी, कोई और पढ़ाएगा तो फीस अलग होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सर्विस में जो भी मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ वो रिसिप्ट है। क्लियर हो गई चीज़ें? हाँ या ना? कोई डाउट? तो उस रिसिप्ट में मैंने क्या कर दिया? खर्चे माइनस कर दिए, तो जो नेट मेरे हाथ में बचा वो क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगी। कोई डाउट यहाँ तक? तो इनकम भी आपकी लगे हाथ क्लियर होगी, बाद में वैसे मैं लिखवाऊंगा। तो ये जो हमारे खर्चे हैं, ये जो खर्चे होते हैं बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। लिखो, टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। देखो, टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। तो पहला होता है प्रीपेड एक्सपेंस, पहला होता है प्रीपेड एक्सपेंस, और दूसरा होता है बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग को मैं आगे से ओ ऑब्लिक एस लिखूंगा, और प्रीपेड को पीपी लिखूंगा। प्रीपेड को क्या लिखूंगा बेटा? पीपी, प्रीपेड, और ये हो गया मेरा आउटस्टैंडिंग। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है चीज़ें? हाँ। तो आगे बढ़ें। तो अब जो मेरा प्रीपेड एक्सपेंस होता है, प्रीपेड का मतलब क्या होता है? पेमेंट पहले करोगे आप, बट आपको उसकी सर्विस बाद में मिलेगी। पेमेंट पहले, सर्विस बाद में। हाँ। अब जैसे आप मोबाइल चलाते हो तो दो टाइप के मोबाइल होते हैं, एक पोस्टपेड मोबाइल होता है और एक प्रीपेड मोबाइल होता है। जैसे आपने आज 84 डे का प्लान ले लिया, तो उसकी 700, 784 जो भी उसकी चार्जेस हैं आपने आज ही पे कर दिया ना, बट उसकी सर्विस आपको कब तक मिलेगी? नेक्स्ट 84 डेज तक आपको मिलेगी। अगले 84 डेज तक आपको पे करने की जरूरत है क्या? नहीं है। जैसे मेरी ट्यूशन फीस है, ठीक है, आप लोग एडवांस में पे कर दिए, तो आपके लिए वो क्या हुआ? प्रीपेड एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ? आपने पैसा दे दिया पहले ही। तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ? सर्विस पहले, पेमेंट नहीं। पेमेंट पहले, सर्विस बाद में। समझ में आया? तो लिखो इसके नीचे, पेमेंट पहले, सर्विस बाद में। पेमेंट पहले, सर्विस बाद में।
एग्जाम में ऐसे मत लिखना, पेमेंट पहले सर्विस बाद में। ये तुमको मैं अभी समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ। बुकिश लैंग्वेज में तो आपके पास बुक्स अवेलेबल है, वहाँ से पढ़ सकते हो, बट आपके दिमाग में जो चीज़ें बैठ जाएं वो चीज़ें मुझे बतानी है। पेमेंट पहले, सर्विस बाद में। क्लियर हो गई चीज़? एग्जाम्पल लिख लो। प्रीपेड मोबाइल, प्रीपेड मोबाइल, डीटीएच। डीटीएच जैसे टाटा स्काई आप लोग चलाते हो बेटा, तो उसका रिचार्ज आप साल भर का प्लान एडवांस में ले लेते हो, तो अगले साल भर तक आपको पेमेंट करने की ज़रूरत है क्या? जी नहीं। क्लियर हो गई चीज़ें? प्रीपेड का मतलब बेटा आपको। अब वैसे ही मैंने क्या बोला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या बोला बेटा? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होगा? अब जैसे क्या हुआ, मैं पहले सर्विस एडवांस में ले लूँगा, सर्विस क्या करूँगा, पहले ले लूँगा, पर उसकी पेमेंट में क्या करूँगा, आपको बाद में करूँगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, जैसे सपोज अभी कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई। अब मैं जुलाई भर पूरी बिजली यूज़ करूँगा, उसका बिल कब आएगा? अगस्त महीने में। तो मैंने सर्विस पहले ली कि नहीं ली, और पेमेंट उसकी मैं कब कर रहा हूँ? बाद में। जैसे पोस्टपेड मोबाइल चलाते हो तो उसका बिल कब आएगा? नेक्स्ट मंथ आएगा ना। इस महीना पूरा बात करो, अगले महीने उसका क्या होता है? बिल जनरेट होता है। तो मतलब इस केस में क्या होगी, सर्विस आप पहले लेंगे, पेमेंट बाद में। क्लियर हो गई चीज़ें? हाँ हाँ, पैसा बाद में देना। हाँ, पैसा देना बचाओ। तो यहाँ लिखो सर्विस पहले, पेमेंट बाद में। सर्विस पहले, पेमेंट बाद में। मतलब जिस चीज़ का कुल मिला के अल्टीमेट की याद चीज़ है बेटा, पेमेंट देना जिसका बचा हुआ हो, पेमेंट बाद में। एग्जाम्पल लिख लो। पोस्टपेड मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। लिख लो जल्दी से। हो गया बेटा? ठीक। अब लिखो हेडिंग, ये हो गया हमारा एक्सपेंस। अब आती है इनकम, तो लिखो इनकम। तो एक लाइन में सीधा सीधा मैंने फॉर्मूला बताया ना अभी, जस्ट रिसिप्ट में से मैंने क्या माइनस किया, एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। तो आप लोग वही काम कर लो, रेवेन्यू माइनस इनकम लिख लो। लिखो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। एक लाइन में रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अगर इसको डेफिनेशन के तौर पे लिखना है तो लिखो प्रॉफिट अर्नड, प्रॉफिट अर्नड, प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग, देखो प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, एन अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड। तो जनरली अप्रैल से मार्च मैंने बताया था, या जनवरी से दिसंबर, आपका जैसा भी चलता है अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है बेटा? क्लियर हो गया? तो ये जो रेवेन्यू हो गई आपकी, इनकम हो गई। तो अब ये इनकम जो होती है बेटा, ये भी दो टाइप की होती है। कितने टाइप की इनकम होती है? टू टाइप्स। तो लिखो टू टाइप्स ऑफ इनकम। देखो टू टाइप्स ऑफ इनकम, टू टाइप्स ऑफ इनकम, टू टाइप्स ऑफ इनकम। पहला होता है बेटा आपका अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम, अक्रूड, इसी को अर्नड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अर्नड। अक्रूड और अर्नड इनकम पहला हो गया। और दूसरी होती है अनअक्रूड, दूसरा होता है अनअक्रूड, अनअक्रूड, जिसको अनअर्नड बोलते हैं, अनअर्नड, अनअर्नड इनकम। ये दो टाइप ऑफ इनकम हमारी होती है। पहला अक्रूड इनकम हो गया, दूसरी हो गई अनअक्रूड इनकम। हाँ, ये फॉर्मूला हो गया बेटा इनकम, ये इनकम का मतलब हो गया, ये इनकम का डेफिनेशन हो गया बेटा। आपका मर्जी, ये प्रॉफिट ही है एक हिसाब से। ठीक है? हाँ, इनकम बोल लो, प्रॉफिट बोल लो, मतलब एक ही है। ठीक है बेटा? अक्रूड इनकम और अनअक्रूड इनकम दो टाइप की होती है। तो साइड हेडिंग लिखो अक्रूड इनकम का मतलब, अक्रूड इनकम का मतलब, अक्रूड इनकम।
अक्रूड का मतलब क्या हुआ समझना। जैसे मैंने आज आपको पूरे साल भर ट्यूशन पढ़ा दिया, मैंने आपका पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया पढ़ा के, बट अभी तक मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे, बट मैंने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया था। अब मेरा राइट टू रिसीव है कि नहीं, मेरा हक बनता है कि नहीं मैं आपसे पैसे मांगूँ, बेटा मेरी फीस दे दो बोल के, फिर आप बोलते मैं नहीं दूंगी जाओ, ठीक है। तो आपसे मेरा पैसे लेने का अधिकार है कि नहीं है, राइट टू रिसीव है कि नहीं। मतलब इस केस में क्या होगा, मैं आपको सर्विस पहले दूंगा बट आपसे पेमेंट जो मुझे मिलेगी वो बाद में मिलेगी। सर्विस पहले पेमेंट बाद में, जिसको आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोल सकते हैं। जैसे अगर उसको मैं कन्वर्ट करूँ, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में भी तो यही हो रहा था ना, सर्विस पहले पे वो एक्सपेंस था, ये इनकम, तो इसको आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोल सकता हूँ। एक्सपेंस की जगह क्या यूज़ कर सकता हूँ, इनकम। समझ में आ रही है बातें। तो यहाँ लिखो सर्विस पहले पेमेंट बाद में, सर्विस पहले पेमेंट बाद में, सर्विस पहले पेमेंट बाद में। डेफिनेशन वगैरह मैं बाद में लिखवा दूंगा आपको, नोट्स मेरे पूरे दे दूंगा, उसमें सब चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। इसमें क्या होता है, राइट टू रिसीव पहले आ जाता है। दूसरा लिखो अनअक्रूड इनकम, इसको अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हैं इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव मतलब इनकम मैंने कमा ली पर रिसीव नहीं हुई है, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। अब लिखो अनअक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम। तो अनअक्रूड इनकम आपकी क्या होगी, जस्ट इसका अपोजिट। मतलब मैं पहले पैसे ले लूँगा, मेरे को लग रहा है यार लोग बेकार हो गए, पैसा ऐसा देते नहीं, इसलिए मेरा पैसा मैं पहले ले रहा हूँ, सर्विस बाद में देते रहूँगा। तो इसमें यहाँ क्या होगा, पेमेंट पहले मुझे मिल जाएगा और सर्विस में बाद में दूंगा। तो यहाँ लिखो पेमेंट पहले सर्विस बाद में, जस्ट अपोजिट है बेटा, पेमेंट पहले सर्विस बाद में, पेमेंट पहले सर्विस बाद में। पेमेंट पहले सर्विस बाद में, हाँ या ना, कोई डाउट इसमें, क्लियर हो गया। अब इसके एग्जाम्पल तो मैंने समझा दिया ना, मैंने जैसे ट्यूशन फीस, इसका कोई प्रॉपर एग्जाम्पल वैसे लिखा हुआ नहीं रहेगा, बट मैं आपको समझा दिया। क्या हुआ, मैंने बोल दिया जैसे मैंने ट्यूशन आपका एडवांस में पढ़ा दिया बट फीस नहीं ली, तो ये अक्रूड इनकम हो गया। मैंने पैसे तुमसे पहले लिए पर ट्यूशन में बाद में पढ़ा रहा हूँ। समझ में आया कि मतलब पहले पैसा दो उसके बाद आपका कोर्स होगा। क्लियर हो गई चीज़ें यहाँ तक, कोई डाउट। अब हेडिंग लिखो एसेट्स, हेडिंग लिखो एसेट्स, एसेट्स हिंदी में बोलते हैं संपत्ति। तो संपत्ति क्या होती है, समझना मेरी बातों को 2 मिनट ध्यान से। जिस चीज़ की कुछ वैल्यू हो, इकोनॉमिक वैल्यू हो, जैसे मैं क्या है, ये मान के चलो ये मेरा फर्नीचर है, या मेरा ये जो पढ़ा रहा हूँ ये पैनल जो है मेरा स्मार्ट बोर्ड, इसकी कुछ वैल्यू है कि नहीं। मार्केट में आज मैं लेके जाऊँगा तो इसको बेचने से कुछ तो पैसा मिलेगा, 10,000 50,000 लाख रुपए कुछ तो मिलेगा, कुछ वैल्यू है कि नहीं है, इकोनॉमिक वैल्यू है। और इससे फ्यूचर बेनिफिट है कि नहीं, क्या बेनिफिट है, ये पढ़ाने का काम आ रहा है जिससे मैं इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ, यस और नो। तो कहने का मतलब ये है, एसेट्स का मतलब जिस चीज़ की कुछ इकोनॉमिक वैल्यू हो प्लस उससे फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिल रहा हो। तो यहाँ लिखो इकोनॉमिक वैल्यू प्लस फ्यूचर बेनिफिट, एक लाइन में लिखो इसके नीचे, इकोनॉमिक वैल्यू प्लस, इकोनॉमिक वैल्यू प्लस, इकोनॉमिक वैल्यू प्लस फ्यूचर बेनिफिट, इकोनॉमिक वैल्यू प्लस फ्यूचर बेनिफिट, इकोनॉमिक वैल्यू प्लस फ्यूचर बेनिफिट। तो पैसा मिल जाएगा। हाँ, बहुत मतलब ऐसा थोड़ी ना बेटा ये 1 लाख की चीज़ इसकी वैल्यू बहुत 10 लाख हो जाए, तो जो वैल्यू कहने का मतलब इसको बेचूंगा तो पैसा आएगा। हाँ बिल्कुल है, गोल्ड एसेट्स है बेटा मेरी, उससे अच्छी एसेट्स तो कुछ है ही नहीं, लेके जाऊंगा तुरंत बिकती है बेटा, जितने की उतनी मिल जाती है। तो ये एसेट्स जो होती है बेटा 2 टाइप की होती है मेरी, एक होती है टेंजिबल एसेट और दूसरी होती है इनटेंजिबल एसेट। तो लिखो 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स, या चाहो तो यहीं से इसके 2 पार्ट आप बना सकते हो, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट। लिख सकते हैं यहाँ टेंजिबल एसेट्स
टेंजिबल एसेट्स, और दूसरा आप लिख सकते हैं यहाँ पर बेटा इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। तो मैं सबसे पहले टेंजिबल के नीचे डेफिनेशन लिख रहा हूँ, मतलब जिसको आप, जिनका क्या होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, कैन बी टच्ड एंड सीन है। समझ में आ रहा है? जैसे फर्नीचर है, प्लांट है, मशीन है, बिल्डिंग है, ये सब हमारी टेंजिबल है कि नहीं, ये एसेट्स हैं कि नहीं, जिनको आप देख पा रहे हो, छू पा रहे हो। तो लिखो जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, यहाँ एक लाइन में समझाने के लिए लिख देंगे, हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, हैज फिजिकल existence, has physical existence and can be touched and seen, can be touched and seen, touched and seen, can be touched and seen। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? अब इनको फर्दर दो भागों में क्लासिफाई किया गया। कितने भागों में? दो भागों, हाँ, टेंजिबल को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला होता है फिक्स्ड एसेट, जिसको हम नॉन करंट एसेट भी बोलते हैं। तो लिखो पहला नॉन करंट एसेट, इसके दो सब पार्ट हैं। फिक्स्ड एसेट को मैं लिखूंगा नॉन करंट एसेट लिखूंगा, लिखो नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, ब्रैकेट में लिख लो फिक्स्ड एसेट, ब्रैकेट में लिख लो फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट एसेट हो गया। दूसरा में लिखो करंट एसेट, करंट एसेट, ठीक है, नॉन करंट एसेट और हो गई, और एक हो गई हमारी करंट एसेट। तो मैं अब आपको समझा रहा हूँ नॉन करंट एसेट क्या होती है। ऐसी एसेट्स जिनको आप बिजनेस में एक साल से ज़्यादा समय के लिए होल्ड करके रखते हैं, kept in business for more than 1 year। क्या बेटा? kept in business for more than 1 year। लिखो, समझाऊंगा आगे फिर। लिखो kept in business, kept in business for more than 1 year, और मोर देन, ये मोर देन का साइन होता है, मैथ्स में पढ़े होगे बेटा, ठीक है। kept in business for more than 1 year, kept in business for more than 1 year, more than 1 year, पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज, अब ये जो मैंने फर्नीचर खरीदा है बेटा, ये फर्नीचर मुझे इनकम जनरेट करने में हेल्प कर रहा है कि नहीं? आज आपको मैं बोलूँगा हाँ जमीन में बैठ जाओ, बैठ के पढ़ लो, पढ़ोगे क्या? वो टाइम जमाना रवाना हो गया बेटा, जो जमीन में बैठ के पढ़ लेते थे हम लोग, अब वो जमाना है ही नहीं। आपको क्लासरूम में एसी भी चाहिए, फर्नीचर भी अच्छा चाहिए, माहौल भी अच्छा चाहिए, सब चीज़ चाहिए ना बेटा। तो ये फर्नीचर है, ये बोर्ड है, ये जो एसी लगा, ये सब मेरे क्या है, इनकम जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं कि नहीं? तो लिखो एंड विच हेल्प्स, एंड विच हेल्प्स in generating income, in generating income, generating income, which helps in generating income, और जो इनकम जनरेट करने में मुझे हेल्प करता है। क्लियर हो गई बेटा? तो एग्जाम्पल लिखो इसके, एग्जाम्पल लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, एग्जाम्पल लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, फिर लिखो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, जो फैक्ट्री में नहीं रहती बेटा प्लांट्स, मशीन वगैरह, प्लांट एंड मशीनरी। फिर आप यहाँ क्या लिख सकते हो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी के फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर समझ गए, और फिक्सचर क्या होता है बेटा? हाँ फिक्सचर, घर पे आप लोग दीवार से अटैच फर्नीचर बनवाते हो कि नहीं, जिसको आप डिसमेंटल नहीं कर पाते, डिसमेंटल कर लेते तो यूजेबल नहीं होता बेटा। ये सारी चीज़ें इस कैटेगरी में आएंगी, तो लिख लो, ये सारी चीज़ें लिख लिए। अब आपका दूसरा बेटा यहाँ पर करंट एसेट, मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, करंट एसेट लिखा हुआ है बेटा। तो करंट एसेट का मतलब क्या होगा?
तो जिनको हम बिजनेस में 1 साल से कम पीरियड के लिए रखते हैं, देखो केप्ट इन बिजनेस फॉर लेस देन 1 ईयर, kept in business for less than 1 year, for less than 1 year, देखो kept in business for less than 1 year, kept in business for less than 1 year, क्या लिखे बेटा, kept in business for less than 1 year, लिख लिए ना, kept in business for less than 1 year। अब इसी में एक चीज और, एक लाइन लिखो, और जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं बेटा, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, इजीली कन्वर्टेड इनटू, जिसको हम इजीली कैश में क्या कर सकते हैं बेटा, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल लिखो बेटा, इसी के नीचे में लिखो एग्जांपल में, मैं करंट एसेट के एग्जांपल दे रहा हूँ, लिखिएगा एग्जांपल। सबसे पहले लिखो डेटर, मैं रीज़न भी बताते चलूँगा ये क्यों मेरी करंट एसेट है, डेटर। अब ये बताओ बेटा, आप किसी को 1 साल से ज़्यादा समय के लिए पैसे उधारी देते हो, आज मैं आपको उधारी दूंगा तो आपको क्या बोलूँगा, भैया 2 दिन के अंदर दे देना, 1 हफ्ते में दे देना, 1 महीने में दे देना, ठीक है ना, ले जाए 1 साल के बाद दे देना, मेरे पास बहुत पैसा है, ऐसा थोड़ी ना बोलूँगा मैं, ऐसा बोलूँगा क्या, जी नहीं। फिर इसी में आप क्या लिखोगे, बिल्स रिसीवेबल, जब आप 1 साल से ज़्यादा के लिए उधारी में नहीं दे रहे हो तो 1 साल से ज़्यादा के लिए आप बिल्स पे लिखोगे क्या, बिल्कुल ड्रॉ नहीं करोगे। फिर लिखो प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, किसी का भी खर्चा जो आप पे करते हो, 1 महीना 2 महीना 3 महीने का एडवांस दोगे, पूरे साल भर का एडवांस कोई देता है क्या, नहीं देता है, तो प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। फिर अक्रूड इनकम, मुझे किसी से पैसा लेना है तो 12 महीने तक मैं फोकट में सर्विस थोड़ी ना दूंगा, 12 महीने से ज़्यादा, साल भर से ज़्यादा की एडवांस सर्विस दे के रखूँगा क्या मैं, बिल्कुल नहीं दे के रखूँगा। स्टॉक, जिसको इन्वेंट्री भी बोलते हैं बेटा, स्टॉक को क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री भी बोलते हैं बेटा, कई बार यूज इन्वेंट्री आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो जैसे बेटा 1 साल से ज़्यादा पुराना होने लगता है स्टॉक, तो उसकी सेल लगा के अपन क्या कर देते हैं, बेच देते हैं ताकि हम फ्रेश स्टॉक भर पाएँ। फिर लिखो कैश, कैश भी मेरा क्या बेटा, करंट एसेट है। फिर लिखो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया बट बहुत कम समय के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए, 12 महीने से कम समय के लिए, तो ये सारी चीज़ें मेरी क्या हो जाएंगी बेटा, करंट एसेट। क्लियर हो रही है चीज़ें। अब आप आओगे यहाँ पर, थोड़ी देर पहले हमने एक जिनका साथ छोड़ दिया था, कौन था वो साथी हमारा, इंटेंजिबल एसेट्स था, जगह है वहाँ जिसको आप नहीं देख सकते, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, कैन नॉट बी सीन, लिखो विच कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन, which cannot be touched and seen, which can not be touched and seen, which can not be touched and seen, and जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, नो फिजिकल एंड ऑल्सो नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, एंड ऑल्सो नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। क्लियर हो गया। जैसे एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल इसके लिखो गुडविल, गुडविल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में बेटा, इज्जत बोलते हैं कि नहीं, देख इज्जत, रेप्यूटेशन, दिखती कैसे कोई बता सकता है क्या, समझ में आ रहा है। पेटेंट देखो, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इनको आप देख सकते हो क्या, समझ में, ये तो सब अपना लिख लिए, ये सारी चीज़ें आपकी क्या आ जाएंगी, इसमें आ जाएंगी। एसेट्स हो गई, एसेट्स के बाद क्या होता है बेटा, लाइबिलिटी होती है, क्या होती है, लाइबिलिटी, लिखो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब हिंदी में होता है दायित्व, मतलब जिस चीज़ की पेमेंट आपको फ्यूचर में करनी है। जैसे मैंने आपसे 2 लाख रुपए माल उधारी में खरीद लिया,
मैंने क्या किया, आपसे 2 लाख रुपए का माल उधारी में खरीद लिया। तो अब 2 लाख रुपए इन फ्यूचर मुझे देने हैं कि नहीं देने सामने वाली पार्टी को? तो ये मेरी 2 लाख रुपए क्या कहलाई, लाइबिलिटी। और जिस पर्सन को देना है वो मेरा क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ। एसेट नहीं बेटा, जिसको हमें पैसा देना है वो मेरा क्रेडिटर होता है। तो जिस पर्सन को देना है वो क्रेडिटर कहलाए, और जो चीज़ मैं देने वाला हूँ वो मेरी क्या हुई, लाइबिलिटी हुई। समझ में आई बात? तो लिखो पास्ट ऑब्लिगेशन, इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ मैं थोड़ी सी। देखो पास्ट ऑब्लिगेशन, पास्ट ऑब्लिगेशन फॉर विच पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड, for which payment is required to be made in future, required to be made in future, made in future। ठीक है, जिस चीज़ की पेमेंट मैंने क्या किया आज की डेट में, मतलब 1 जुलाई को तुमसे माल उधारी खरीदा, बट मैं बोल रहा हूँ इसकी पेमेंट आपको मैं 10 जुलाई को दूंगा, तो एक दिन भी आगे हुआ तो फ्यूचर का मतलब क्या होता है, आज के अलावा कोई और दिन। जैसे 2 तारीख भी मेरी क्या हो जाएगी, फ्यूचर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? आज मैंने उधारी खरीदा और मैं बोल रहा हूँ 10 जुलाई को पेमेंट दूंगा, तो 9 दिन जो भी टाइम लिमिट है ये 10 दिन का टोटल, तो ये मेरी क्या हो, 10 दिन तक वो पैसा मेरे लिए लाइबिलिटी है कि नहीं है? क्लियर हो गई चीज़ें? तो ये लाइबिलिटी भी हमारी 2 प्रकार की होती है। लिखो 2 टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, 2 टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, 2 टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी। पहला लिखो नॉन करेंट लाइबिलिटी, जिसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं। लिखो नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, इसी को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। क्लियर हुआ बेटा? और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। देखो दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। हाँ, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी लिख दो बेटा, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। हाँ, जो कर्जा हमारा है, कर्जा लाइबिलिटी मतलब कर्जा समझ लो, खत्म, एक लाइन में, कर्जा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई बेटा? तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में लिखो जिसकी पेमेंट हमें 1 साल के बाद करती है। लिखो पेमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर विच, देखो फॉर विच पेमेंट इज रिक्वायर्ड, फॉर विच पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, जिस चीज़ की पेमेंट मुझे 1 साल के बाद करनी है। तो इसमें लिख लो एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन लिख लो, लॉन्ग टर्म लोन लिख लिए। अब आती है हमारी कौन सी लाइबिलिटी बेटा, करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होगा, जिसकी पेमेंट आपको विद इन अ ईयर करनी है। देखो फॉर विच, देखो फॉर विच पेमेंट इज रिक्वायर्ड, फॉर विच पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड, टू बी मेड विद इन अ, मेड विद इन सेम ईयर, विद इन 1 ईयर, सेम ईयर गलत बोल दिया मैंने, विद इन 1 ईयर, जिसकी पेमेंट आपको विद इन अ ईयर आपको करनी है, वो आपकी क्या होगी बेटा, करंट लाइबिलिटी कहलाएगी। कोई डाउट यहाँ तक? अब इसके एग्जाम्पल में लिखो क्रेडिटर्स, इसके एग्जाम्पल लिखो बेटा, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है, जिसको मुझे पेमेंट देनी है। तो मैंने किसी को उधार माल बेचा था, तो मैंने बोला 1 साल से उधारी में मैं बेच ही नहीं सकता। जब मैं 1 साल से उधारी में बेच नहीं पाऊंगा तो सामने वाला खरीद पाएगा क्या? उसको साल भर के अंदर तो पेमेंट करनी चाहिए। सेम चीज बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब मैं 2 मिनट बाद बताऊंगा, अभी लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट,
अनअक्रूड इनकम मतलब एडवांस में मैं पैसे ले लिया हूँ किसी से, तो वो मेरी लाइबिलिटी बनेगी कि नहीं, मुझे उसका पैसा देना है या सर्विस देनी है, तो ये मेरी लाइबिलिटी बनेगी बेटा, अनअक्रूड इनकम। ठीक है, ये सब मेरी क्या हो गई बेटा, करंट लाइबिलिटी हो गई। अब ये आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जो बैंक के रेप्यूटेड कस्टमर है जिनका ट्रांजेक्शन अच्छा है, मान लो आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये का लिमिट दी गई कि 10,000 रुपये से आप एक्स्ट्रा पैसे नहीं निकाल सकते, बट आपके ट्रांजेक्शन अच्छा था, तो बैंक ने क्या किया, आपको अलाउ किया 1,000 एक्स्ट्रा विड्रॉ करने के लिए, आप 1,000 रुपये एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। तो ये 1,000 रुपये आपका क्या कहलाएगा, बैंक ओवर ड्राफ्ट लिमिट से जो एक्स्ट्रा पैसा निकाला जाता है, जो हर किसी को नहीं मिलती, जो बैंक के रेप्यूटेड कस्टमर है, अच्छे कस्टमर जिनका ट्रांजेक्शन अच्छा है, उन्हीं को ये। हाँ, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट अच्छा नहीं, आपके ट्रांजेक्शन बैंक में अच्छा, आपका रिकॉर्ड अच्छा हो। हाँ ये चीज़, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब लिखो ड्राइंग, ड्राइंग लिखो, ड्राइंग। और जो चित्र वित्र बनाते हो ना, वो वाला ड्राइंग नहीं है। ठीक है, ड्राइंग का मतलब क्या हो, बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाल लेना। पर्सनल यूज़ मतलब अपने बच्चे की ट्यूशन फीस देनी है, अपनी बीवी को एनिवर्सरी में गिफ्ट देना है, या और जो भी मेरे घर के खर्चे हैं, तो मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से जो भी गुड्स विड्रॉ कर रहा हूँ या जो भी पैसा निकाल रहा हूँ, जैसे मेरी किराना की दुकान है, इसकी दुकान है, किराने की दुकान है, अब 2 पैकेट तेल निकाले तो उसका पैसा मैं गले में डालूंगा क्या, नहीं, तो ये क्या कहलाएगी, ड्राइंग। तो लिखो पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसे या गुड्स को निकालना, पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से, पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसे या गुड्स निकालना, पैसे या गुड्स निकालना। ये सारी चीज़ें मैं लिखवा दी हूँ, जब आप इसको बुक में जाके पढ़ोगे तो उसकी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में आपको अच्छे से मिल जाएगी, बट सेंस उसका यही निकलेगा। ठीक है, बिजनेस से पैसे या गुड्स निकालना। क्लियर हो गया बेटा, हाँ या ना। अब लिखो एक मीनिंग लिखो, एंट्री, एंट्री का ENTRY, एंट्री। एंट्री का मतलब क्या, जैसे आगे आप पढ़ोगे जर्नल एंट्री, तो वही यहाँ पर एंट्री वर्ड आया, उसका मतलब क्या। तो जैसे बुक से, जैसे टैली जानते होगे आप लोग, नहीं जानते हो तो आगे सीख जाओगे टैली क्या होता है। कोई भी चीज़ का मैं हिसाब किताब बिजनेस का, या जो भी मैम, मान लो आप लोग जैसे हॉस्टल में रहते हो, पापा, बस कोई भी रिसिप्ट हुई, कोई भी खर्चा, उसको एक जगह पे लिखते, तो वही चीज़ है, तो लिखोगा, इसका मतलब लिखेगा अ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। देखो क्या लिखे बेटा, अ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट when recorded in the books of account is known as entry, is known as entry। क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट मीनिंग लिखो, रिबेट, रिबेट। मैंने आपको कल डिस्काउंट पढ़ाया था, तो डिस्काउंट की जगह पे मैंने बोला था रिबेट भी बोलेंगे, कई जगह पे अलावेंस भी बोलेंगे, बट मैंने बताया था सेम सेंस होता है, सेंस उनका सेम है, बट थोड़ी सी मीनिंग क्या होती है, अलग हो जाती है। मान लो जैसे बेटा आप कभी दुकान पे गए हो, आप मान लो डव साबुन लेते हो, मान लो 50 रुपए की डव साबुन है, बट उस डव साबुन को चूहे ने क्या किया बेटा, उसके कवर को काट दिया है, अंदर से गुड्स एकदम बढ़िया है, लेकिन आप कहते हैं नहीं 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 मैं नहीं लूँगी, ये खराब है, बाहर से काट दिया है, तो दुकान वाला बोलेगा चल यार 40 दे देना, तो 10 रुपये को हम क्या बोलेंगे, रिबेट बोल देंगे। समझ में आया। तो लिखिएगा रिबेट का मतलब, रिडक्शन इज प्राइस, reduction in price allowed by the seller of goods, allowed by seller of goods after the goods, फिर से बोल रहा हूँ, रिडक्शन इन प्राइस अलाउड बाय सेलर ऑफ गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड।
एग्जाम्पल, आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल, डिस्काउंट अलाउड बिकॉज ऑफ, डिस्काउंट अलाउड बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, लिख लिए। अब लिखो एक मीनिंग, अकाउंट का मीनिंग, अकाउंट, अकाउंट लिखो इसका मीनिंग, इट इज अ रिकॉर्ड, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। जब लेजर पढ़ाऊंगा तो वहां पर अकाउंट थोड़ा डिटेल से और समझ में आएगा, बस अभी के लिए 2-4 लाइन में। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड, अंडर अ, अंडर अ पर्टिकुलर हेड, अ पर्टिकुलर हेड ऑफ, हेड ऑफ, पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट और पर्टिकुलर अकाउंट और पर्टिकुलर हेड, और पर्टिकुलर हेड, पर्टिकुलर हेड लिख लिए। अब लिखो मीनिंग रिसिप्ट, मीनिंग लिखो रिसिप्ट की, रिसिप्ट क्या होता है, मीनिंग लिखो रिसिप्ट, रिसिप्ट इसकी मीनिंग लिखो बेटा रिसिप्ट की। द अमाउंट रिसिप्ड और रिसीवेबल, द अमाउंट, द अमाउंट रिसिप्ड, जो पैसा मुझे मिल चुका है बेटा, द अमाउंट रिसिप्ड, और रिसीवेबल, और रिसीवेबल देखो यहाँ तक पहले, द अमाउंट रिसिप्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग, फॉर सेलिंग ऑफ, फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज। मैंने ऊपर रेवेन्यू जब पढ़ाया था तो वहाँ लिखवाया था ना टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट कहाँ से आएगी, जो भी मैं तुम लोग से फीस कलेक्ट कर रहा हूँ वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ मतलब एक हिसाब से मैं सर्विस बेच रहा हूँ ना, या कोई गुड्स बेच रहा हूँ, जैसे ये मेरी बोतल है, इस बोतल को मैं बेच रहा हूँ तो ये गुड्स है ना मेरी, इसको बेचने से जो भी आया मेरा क्या हुआ, वो रिसिप्ट हुआ कि नहीं हुआ बेटा, क्लियर हो गया, हाँ या ना। वो रिसिप्ट होती है, वो बिल होता है, वाउचर बोलते हैं उसको। ये रिसिप्ट मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास उस गुड्स को बेचने से कितना पैसा इकट्ठा हो गया, या उस सर्विस को बेचने से मेरे पास जो पैसा इकट्ठा हो गया, पैसा, हाँ जितना पैसा मेरे पास जमा हुआ, वो रिसिप्ट मतलब क्या होता है बेटा, वाउचर बोलते हैं उसको। जो भी चीज़ मैं आपको बेचा तो उसके अगेंस्ट में मैं आपको एक लिख के देता हूँ ना, उसमें पार्टी का नाम रहता है, उसका मोबाइल नंबर रहता है, उसका एड्रेस रहता है, कौन सी क्वांटिटी ली है, कितने रुपए की ली है, कौन सी तारीख को ली है, वो सारी जो डिटेल रहती है उसी को वाउचर बोलते हैं, जिसके बेस पे मैं क्या करूँगा, अपनी बुक्स में क्या करता हूँ बेटा, एंट्री करता हूँ टैली वगैरह में। क्लियर हो गया। तो ये जो रिसिप्ट होती है दो टाइप की होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। तो लिखो टू टाइप्स ऑफ रिसिप्ट, देखो टू टाइप्स ऑफ रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। अब लिखो बेटा एक होता है वर्ड कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या, हाँ लागत बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, लागत, किसी गुड्स को बनाने के लिए जो खर्चा हमारा लगता है। लिखो सम टोटल ऑफ एक्सपेंसेस, देखो सम टोटल, एस यू एम वाला सम है ना बेटा, सम टोटल ऑफ एक्सपेंसेस incurred, incurred for producing any goods
प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। वैसे सर्विस की कॉस्ट जनरली निकलती नहीं है, फिर भी अपन लिख दे रहे हैं, ठीक है बेटा। और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, और प्रोवाइडिंग, हाँ, सर्विसेज। हो गया बेटा, यहाँ तक लिख लिए। कितनी टर्मिनोलॉजी लिख ली बेटा अपन ने? अच्छा, नंबरिंग नहीं की हो, कोई बात नहीं। एक लिखो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? किसी भी एसेट्स की वैल्यू में फॉल आना, किसी भी रीजन से। तो लिखो डेप्रिसिएशन का मतलब, लिखो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एक लाइन में। ये पूरा चैप्टर है, वहाँ पर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एक लाइन में लिखवा रहा हूँ, बस इतना ही लिख लो। कॉस्ट का मतलब, जैसे मान लो बेटा मैं ये पेन बना रहा हूँ, 10 रुपये, तो ये सेलिंग प्राइस हो गई। इसको बनाया मैं, मान लो इसको बनाने में मेरे खर्चे लगे 10 रुपये। अब इस, हाँ हाँ, इस गुड्स को बनाने में जो भी हमारे खर्चे लग रहे हैं बेटा, क्लियर हो गई चीज़ें। किसी भी एसेट्स की वैल्यू में कमी आ जाना, ये पूरा डिटेल में एक चैप्टर है आपका, उस चैप्टर में पूरी चीज़ें मैं पूरा पढ़ाऊंगा। फिर भी अभी थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे मान लो बेटा आपने एक आईफोन लिया, अब शोरूम से लेके जस्ट निकले ही हो, अब बेचोगे तो वापस से उतने में बिकेगा क्या? वैल्यू में कमी आ गई कि नहीं? यही डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गया बेटा? अब लिखो वाउचर। जो तुम रिसिप्ट बोल रही थी ना, वही वाउचर लिखवा रहा हूँ, लिखो वाउचर। वाउचर लिखो, इसका मतलब लिखवा रहा हूँ मैं, एविडेंस। ठीक है, एक एविडेंस है हमारा, एविडेंस लिखिएगा आगे, एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच, ऑन द बेसिस ऑफ विच, द बेसिस ऑफ विच transactions are recorded, entry is recorded, लिख दो, on the basis of which entry is recorded, entry is recorded, entry is recorded। लिखो कि प्रॉफिट का मतलब लिखवा रहा हूँ, प्रॉफिट का मतलब लिखो, प्रॉफिट। दो, जो एक चीज़ क्या होती है, प्रॉफिट होता है, एक होता है गेन। तो प्रॉफिट और गेन का मतलब सेम होता है, बट उसका डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है, चेंज है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जो रेगुलर बिजनेस आपका चल रहा है। जैसे मान लो आपने बेटा एक मोबाइल शॉप खोली हुई है, तो जो भी आपका मोबाइल आप बेच रहे हो, जो भी आप खरीद रहे हो, उसके लिए जो बीच का डिफरेंस है वो आपका क्या कहलाएगा? रेगुलर बेसिस पे जो हो रहा है, बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी के बेस पे जो होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। आपने मोबाइल दुकान खोली हुई है, मोबाइल दुकान डेली आप ओपन करते हो, डेली बंद करते हो, डेली ओपन करते हो, डेली क्लोज करते हो, शटर डाउन करते हो ना, रात को बढ़ा के घर आते हो, तो ये आपका एक बिजनेस है। तो इस दौरान जो भी होगा वो क्या कहलाएगा? आपका खरीद बिक्री से प्रॉफिट होगा, दोनों का बीच का डिफरेंस। अब सपोज मैं आपसे एक मोबाइल खरीदा था, अब ये मोबाइल मैंने चलाया, यूज़ किया, बेच दिया, और उसमें मान लो मैंने 2,000 रुपये कमा लिए। मेरा काम रोज़ मोबाइल खरीदना और बेचना है क्या? तो ये मेरा क्या कहलाएगा? गेन कहलाएगा। है, दोनों चीज़ें सेम है। मैं तो टर्मिनोलॉजी गेन तो कभी यूज़ करते नहीं, अपन बोलचाल की भाषा में क्या होता है, आज यार मैंने मोबाइल को बेचा तो इतना प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया थोड़ी ना बोलता हूँ। बट एक माइन्यूट सा डिफरेंस है कि नहीं है, तो उसी को मैं आपको लिखवा रहा हूँ। लिखिएगा प्रॉफिट का मतलब, इनकम अर्नड बाय द बिजनेस, इनकम अर्नड बाय द बिजनेस, इनकम अर्नड बाय द बिजनेस, अर्नड बाय द बिजनेस, बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग मतलब जो चलन में है, जो चल रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, लिख लिए बेटा।
तो प्रॉफिट जो आता है बेटा आपका दो टाइप का प्रॉफिट होता है। कितने टाइप का प्रॉफिट होता है? दो टाइप का। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, लिख लो। पहला कौन सा प्रॉफिट होता है आपका? ग्रॉस प्रॉफिट। ये अपन एक फाइनल अकाउंट करके हमारे में एक चैप्टर है बेटा, वहाँ पर अपन पढ़ेंगे इसको डिटेल से। पहला हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा होता है नेट प्रॉफिट। तो लिखो दूसरा नेट प्रॉफिट। हाँ, पहला हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा हो गया आपका नेट प्रॉफिट। अब लिखो एक गेन, गेन को समझा रहा हूँ, लिखो गेन। लिखो गेन का मतलब लिखो बेटा, इट इज द इनकम, ये भी इनकम है, इट इज द इनकम फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्लियर हो गया? मैंने एग्जांपल भी दिया, जैसे मैंने एक मोबाइल खरीदा हुआ था, मैंने 6 महीना साल भर चलाया, उसके बाद बेच दिया और कुछ पैसे कमा लिए, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? गेन। तो ऑलमोस्ट मैंने लगभग लगभग आपके बेटा बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आ सकती थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ अकाउंट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे नए वीडियो में, ठीक? ओके।